देखिए, मैंने आपके डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर डाला हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें मेरे पास 4 डेटा सेट है, रिज़ल्ट 1, रिज़ल्ट 2, सेल्स 1, सेल्स 2। अगर आप इनको देखोगे एक बार सिंपल्स क्या किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल ए है, उस स्कूल के 50 स्टूडेंट्स का कोई पर्टिकुलर क्लास का रिज़ल्ट है। और सेकंड डेटा भी वैसे ही है, रिज़ल्ट 2, उसमें भी कैसा किया हुआ है, सपोज़ स्कूल बी है, उसकी एक पर्टिकुलर में क्लास में स्टूडेंट्स का डेटा है, रिजल्ट है, उनके मार्क्स है। अब आपके सामने एक टारगेट क्या है कि इन दोनों स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो रिजल्ट की एनालिसिस करके आप किस स्कूल को प्रेफर करोगे। ठीक है, जैसे आपके पास ये दो सेल्स का डेटा है, तो इन डेटा के बेस पे आप ये सजेस्ट करोगे कि कौन सा सेल्स का स्टैटिस्टिक्स बेटर है, जिसके हिसाब से आप बता सकते हो ये स्टोर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये वाला स्टोर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे, हम एक्सेल ओपन करेंगे और एक्सेल में इन फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे, सीएसवी फाइल को। कैसे इंपोर्ट करेंगे, डेटा टैब में आप जाओगे और यहाँ से क्या लोगे, गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा फ्रॉम फाइल ऑप्शन है, देखो यहाँ एक फॉर्म फोल्डर भी आता है, देखा आपको ये। इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लो, आप ब्राउज करके जाइए आप, और डेस्कटॉप पे आपको क्या लेना है, फोल्डर का नाम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और ओके कर लेना। समझ आया आपको? तो यहाँ देखो फाइल्स दिखा रहा है आपको, देखा ना, 1 2 3 4, और एक फाइल और भी आ गई उसमें एक्सेल वाली, देख रहा है ना आपको? एक काम करता हूँ, मैं वो फाइल को पहले रिमूव कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। सिर्फ हमको किसकी ज़रूरत है, ये 4 CSV फाइल्स की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तो मैं फिर से चला गया डाटा टैब में, और यहाँ से गेट डाटा के अंदर फ्रॉम फाइल, और क्या कर लिया मैंने, फ्रॉम फोल्डर। और इधर आप डेस्कटॉप पे से उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लो। ठीक हो गया। अब देखो ये सारा यहाँ दिया हुआ है, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, सेल्स 1, सेल्स 2, है ना। आप क्या करते हो, यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। और ये क्या है, पावर क्यूरी एक तरीके का, आगे हम थोड़ा सीखने वाले हैं। ठीक है, पावर क्यूरी क्या होता है हम सीखेंगे। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, इस डेटा में कुछ चेंजेस करना है क्या आपको। और लोड मतलब आप डायरेक्टली इस डेटा को क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हो। देखो इसने क्या किया, 4 फाइल्स यहाँ लगा दिए, देख रहा है आपको ये। इसमें क्या है, 4 डिफरेंट रोज दिखा रहा होगा आपको ये। आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 4 रोज दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब मैंने क्या किया, उसको डबल क्लिक किया। किसको डबल क्लिक किया, फिर से देखिए यहाँ पे आया ना ये, तो इधर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इधर जाके कहीं भी एक डबल क्लिक कर दो, या इधर भी डबल क्लिक करेंगे तो चल जाएगा। ठीक हो गया। क्या लोड हो गया आपके सामने, पावर क्यूरी एडिटर लोड हो गया, बराबर है। इसमें देखो से रिजल्ट 1 है ना, यहाँ क्लिक किया मैंने एट्रीब्यूट पे, रिकॉर्ड। अब देखो यहाँ पे आपको CSV फाइल दिख रही है पूरी बनी हुई, है ना। और दूसरा क्या है, ये वाला भी रिकॉर्ड है। ठीक है, अब मुझको करना क्या है, थोड़ा समझ लो, एक मिनट। यहाँ देखो इधर आगे जाओगे आप, तो ये एट्रीब्यूट्स में एक्सपांशन है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको। यहाँ पर सारा डेटा दिया हुआ है। एक मिनट, क्या बोल रहा है, लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, एक मिनट यहाँ से आ जाए शायद, क्यों नहीं डेटा ले रहा है, एक मिनट। डेटा तो ले लेना चाहिए था, एक सेकंड। थोड़ा सा रुको, कुछ गड़बड़ हो रही मेरे से। एक मिनट, वापस आया मैं, और क्या करते हैं, ठीक है। आपने देखा मैंने क्या किया वहाँ पे, एक मिनट। देखिए यहाँ पे ये चारों फाइल्स थी यहाँ पे, कैसे आ गई वापस, एक बार देख लो, एक बार वापस से देख लो। मैंने थोड़ी गलती की, एक्सेल स्टार्ट किया मैंने, यहाँ जाने के बाद क्या किया मैंने,
डाटा टैब में जाकर गेट डाटा में फ्रॉम फाइल में फ़ोल्डर ले लिया और आपने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया जिसमें आपका पूरा डेटा है। ये फोल्डर लेते ही हमारे सामने क्या करेगा, ये इसको लोड करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊँगा और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ जो डेटा दिखा रहा है तो इसकी जो फाइल का कंटेंट है ना, उस पर क्लिक करूँगा मैं। दिखाई दिया आपको? तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फाइल बन के आ गई आपके पास, दिख रहा है ना, स्टूडेंट, और उसके क्या दिख रहा है, मार्क्स, बराबर है। फिर एक बार आप वापस जाओगे नेविगेशन में, यहाँ पे देखो इंपोर्टेड CSV फाइल, एक बार और सोर्स में जाएंगे, अब सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, देख रहा है आपको है, तो सेकंड वाला कंटिन्यू करेंगे। देखो सेकंड वाला भी आ रहा है, क्या नाम से आ रहा है, स्टूडेंट आईडी और स्कोर आ रहा है। फिर सोर्स में गया मैं, अगर थर्ड वाला क्लिक किया, कंटिन्यू किया, तो थर्ड डेटा में क्या है, ऑर्डर आईडी और सेल्स अमाउंट है। ऐसे ही सोर्स में आप फोर्थ पे क्लिक करेंगे तो फोर्थ वाला डेटा दिख रहा है। ये सारा डेटा है यहाँ पे। अब हम करेंगे क्या, इसमें से इसने देखो जो जो प्रोसेस किया ना वो दिखा रहा है, क्या क्या प्रोसेस किया। जब आप इस पर क्लिक करें तो इसने इतना सारा प्रोसेस किया, मतलब क्या किया, नेविगेशन पे गया, वहाँ से CSV फाइल को इंपोर्ट किया। फिर देखो यहाँ नोट करो, हेडिंग नीचे स्टूडेंट आईडी और मार्क्स। अब क्या किया, हेडिंग को ऊपर प्रोमोट किया। फिर डेटा टाइप को चेंज कर दिया, जैसे ये नंबर है और ये क्या है, कैरेक्टर्स है, इसके अंदर एस वगैरह आ रहे तो कैरेक्टर है, और उसकी डेटा टाइप देखो क्या कर दिया, नंबर कर दिया, राइट में आ गया। यहाँ दिख रहा है आपको 1 2 3, दिख रहा है ना। तो मैंने क्या किया, पहले स्टूडेंट का डेटा है, मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज एंड लोड कर दिया। जैसे जैसे ही मैं क्लोज एंड लोड करूँगा, आप नोट कीजिए क्या हुआ, पहला डेटा यहाँ आ गया, दिख रहा है आपको। फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करूँगा, वापस सोर्स में जाऊँगा, है ना, और कौन सा लूँगा, सेकंड वाला लूँगा, कंटिन्यू करूँगा, समझे क्या आप। और यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार क्या करूँगा, क्लोज एंड लोड। देखो अब डेटा रिप्लेस होके क्या हो गया, दूसरे स्टूडेंट का डेटा आ गया। समझ आ रहा है आपको। तो एनालिसिस जिसका भी करना है आप वो डेटा ले सकते हो यहाँ पर। तो मैं एक स्टूडेंट का चाहता हूँ, पहले वाले का, तो फिर से आ गया मैं इधर सोर्स में और इस डेटा को लेके मैं कह दिया कंटिन्यू किया और यहाँ जाके क्लोज एंड लोड कर दिया। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा आ गया मेरे पास। अब इसकी मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ यहाँ, कल जैसे हमने की थी एनालिसिस उसी तरह से। तो क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो देखते हैं। तो मैं यहाँ जाके इसको क्लोज कर दो, बाद में हम लोग ये टैब खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहला काम क्या किया, मिनिमम फाइंड करना है, दूसरा मैक्सिमम फाइंड करना है, तीसरा मीन फाइंड करना है, चौथा मोड फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, बराबर है। तो आप ये फैक्टर्स फाइंड करेंगे, मीन फॉर स्टूडेंट का डेटा, राइट हो गया, इक्वल टू मैक्स, क्या करेंगे आप, स्टूडेंट की मैक्स मार्क्स, इक्वल टू मैक्स, ये मार्क्स ले लिया। दूसरा क्या फाइंड कर लिया आपने, मीन, और मीन नहीं लिखना है, सॉरी यहाँ एवरेज लिखना है, गलती हो गई, ये मीन पावर भी है में। यहाँ से आ गया एवरेज। नेक्स्ट क्या फाइंड कर लिया आपने, मोड। मोड दिखाता है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है, और मीडियन फाइंड करेंगे तो आपको बताएगा मिडल वैल्यू क्या है, राइट हो गया। फिर हमने क्या फाइंड किया था, इसका वेरिएंस, बराबर है ना, हमने वेरिएंस फाइंड किया। तो वेरिएंस के लिए क्या करेंगे आप, वेरिएंस विथ पी, पॉपुलेशन वाला वेरिएंस, ठीक है। तो इस डेटा का वेरिएंस कैलकुलेट हो गया, बराबर हो गया। अब हम इसके साथ अगला काम क्या करेंगे आपको पता है, नेक्स्ट हमको ये करना है कि इस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है। हाँ, वेरिएंस पी जो है ना आमतौर से पॉपुलेशन पे रहता है, और जब सैंपल साइज बहुत ज़्यादा रहती तो फिर वेरिएंस एस यूज़ करना। अगर आपका सैंपल साइज छोटा है तो पी वाला यूज़ करेंगे, और सैंपल साइज बहुत बड़ा है लेकिन दोनों में बहुत माइनर, बहुत कम फ़र्क होता है, मतलब पॉइंट्स में कुछ फ़र्क आता है,
अगर आप यहाँ वेरिएंस ये वाला भी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा इसमें भी। यहाँ जाके आप देखो कैलकुलेट करेंगे तो माइनर फ़र्क, पॉइंट्स में फ़र्क है, 37.24 है। तो जब बड़ा डेटा सेट होगा ना तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है मेरे, और छोटे डेटा सेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, तो मेन फैक्टर वही है कि जब सैंपल साइज आपकी कम है तो आप क्या करो, वेरिएंस एस यूज़ करो, अब वेरिएंस पी यूज़ करो, और जब सैंपल साइज बहुत ज़्यादा है तो एस यूज़ करो। अच्छा, हमने ये वेरिएंस तो ले लिया है सर। नेक्स्ट फैक्टर जो हमको चाहिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका बीन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मिनिमम आपके पास 65 है, मैक्सिमम 90 है। तो हम क्या करेंगे, इसके बिन्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल बिन्स, और क्या लेंगे 65, 70, 75, 80 है ना, 85, 90, 95, 100 तक जा सकते। अगर आप सेव करना चाहो तो थोड़ा एक पॉइंट और भी पीछे ले सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 60 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बराबर है। अब आपको यहाँ पे इस रेंज में कितने एलिमेंट्स आते हैं वो फाइंड करना है बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी फंक्शन, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रीक्वेंसी फंक्शन लिखेंगे। आपका एरे ये है, और इस एरे में आपको क्या करना है, इन बीन्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बराबर है। मैंने ये सेलेक्ट किया, कल के दिन भी ये कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुझको एक स्टेप बढ़ाना पड़ गया। अब वो स्टेप नहीं बढ़ाएंगे हम, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा ना तो ऊपर वाला शिफ्ट कर छोड़ देना है मेरे को, लेकिन लास्ट वाली रेंज को हमको रोक के रखना है, लास्ट वाले सेल को, मतलब लास्ट सेल के 100 ही है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया H11 को, और क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। समझ आया आपको। अब आप ब्रैकेट बंद कर लो और एंटर दे दो, तो 2 स्टेप नहीं लगेगा आपको, एक ही स्टेप में काम हो गया पूरा। समझे कि नहीं आप। अच्छा, 95 से 100 है ना, होना चाहिए क्या, कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, इधर तक 90 से 95 टोटल कितने हो रहे ज़रा देखो तो, ये गलत हो रहा कुछ डेटा। 65 ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, ये 100 नहीं है, 100 तक जाना ही नहीं है ना उसको। रेंज जो है ना मैंने ज़्यादा ले लिया, यहाँ से कहाँ तक आएगी, H10 तक। इसमें एग्जैक्ट लेके चलना पड़ेगा, जब सही आएगा आपका डेटा। 226 दिखा रहे, 226 नहीं है रिकॉर्डिंग, कितने रिकॉर्ड्स है, 51 रिकॉर्ड्स है ना, ये गलत हो रहा है डेटा। एक बार वापस से करते हैं, रुको। इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और आपका डेटा एरे ये है, कॉमा बिन्स एरे आपका ये है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको फ्रीज कर लिया, कुछ गलत हो रहा है, मैं पुराने तरीके से आ जाता हूँ, रुको। 60 तो नहीं है कुछ, ये 65 टू 60 के बीच में 1 है, यहाँ कितने हैं, 11 है, ये गलत हो रहा है। वही वाले तरीके से करते हैं, चलो रुको 1 मिनट, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसमें मुझसे। ये फ्रीक्वेंसी रखेंगे, कॉमा क्या सेलेक्ट करना है, बिन्स एरे है, वो 1 बाय 1 कर लेते हैं, वो सही है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन वाला टेक्निक यूज़ करेंगे, है ना। तो ये तो पहले एज इट इज़ आ जाएगा 0, और इधर क्या करेंगे हम, 1 माइनस ये कर लेंगे, ठीक है। और इसको मैं एंटर देता हूँ, ऑटो फिल करता हूँ। अभी भी कुछ गलत हो रहा है क्या, उल्टा हो गया है ना। हाँ हाँ सही है, ये तो 0 ही आएगा, ये होगा 1 माइनस 0, ये ऊपर वाला होगा, राइट हो गया अभी ना। गड़बड़ बहुत हो रही मेरे साथ, ठीक है। अभी डेटा देखो तो पूरे क्या आ रहे हैं, 50 है। तो पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, उसका एक तरीके और किया था, मैं कल भूल गया हूँ यार। ये डेटा है, फिर मैंने क्या कर दिया, बिन सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, ये ठीक हो गया यहाँ तक। फिर क्या करना था मुझको, एक्चुअल कितने पॉपुलेशन है वो फाइंड करने के लिए
सॉरी, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस है ना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करना है आपको और ऑटो फिल कर देना। चलो ये डेटा आपके पास आ गया। गलती क्या और गड़बड़ हो गया वैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास 50 रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसके बेस पे आप क्या बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट में जाकर कॉलम चार्ट बनाते हैं, राइट है ना। अब कॉलम चार्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करने के लिए डेटा सेट का एक गैप वगैरह कम कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ ऐड किया था हम लोग कल, क्या ऐड किए थे हम लोग, एक एवरेज वाली लाइन ऐड कर, है ना। मैं यहाँ एक काम कर सकता हूँ कि ऐसा मीन लिखा मैंने, ठीक है। और मीन की क्या वैल्यू हमारी, मीन की वैल्यू 77 पॉइंट समथिंग है ना। तो मैं इसको ऑटो फिल कर लेता हूँ सब जगह वही, या डायरेक्ट लिख भी सकते हैं हम लोग। तो मैंने इसको F4 लगा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मीन की एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊँ यहाँ पे। और मैंने ये ले लिया। अब इसके ऊपर ही ऐड करना है मुझको। सेलेक्ट करके कहाँ जाऊँगा, डिज़ाइन टैब में, सेलेक्ट डाटा में ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। ऐड में सीरीज़ का नाम क्या लिख देंगे, मीन। और दूसरा आप क्या करोगे, यहाँ से ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लोगे, राइट हो गया। अब ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। अब मैं मीन कौन सा ऑरेंज वाला है, इसको राइट क्लिक करके कहाँ जाओ आप, चेंज चार्ट सीरीज टाइप कर लो और इसको आप मीन को एक लाइन में कन्वर्ट कर लो, हो गया। और इसको सेकेंडरी पे लेके चले जाओ, समझा क्या आपको। तो ये मीन की एक लाइन ड्रॉ करेगा कि यहाँ पे है ये मीन, आप समझे कि नहीं। मीन कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। अब ये आपका क्या दिखा रहा है, पॉपुलेशन दिखा रहा है आपका डेटा के कितने स्टूडेंट्स किस रेंज में आ रहे हैं। तो इसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। कहाँ से डिस्प्ले कर सकते हो, डिज़ाइन में जाके, कहाँ से जाओगे आप, डाटा लेबल में जाके आप यहाँ आउटसाइड एंड पे डेटा दिखा सकते हो, समझ रहा कि नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखा रहा है आपको, इधर लेफ्ट साइड वाले एक्सिस पे तो आपको क्या दिख रहा है, कितने स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है जो इस बिन में आते हैं। इस बिन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, मैं आपको कल बताया था 0 to 60 और 61 to 65, 65 to 70। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे प्लेस करना है आपको, डिज़ाइन में, सेलेक्ट डाटा में, एडिट में आपको ये यहाँ पे लगा देना। ठीक हो गया। तो इसको देख के हमको समझा कि ठीक है 61 से 65 एक ही स्टूडेंट है और 65 से 70 10 स्टूडेंट है और मीन आपका ये आ रहा है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, क्या, हम यहाँ रनिंग एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये एक चीज़ किया ना हमने, यहाँ एक और कैलकुलेट कर सकते हैं रनिंग एवरेज। रनिंग एवरेज क्या होगा कि अभी हम एवरेज करते हैं तो किसका करते हैं, इसका करेंगे पहले, तो ये तो सेम ही आने वाला है, बराबर है। लेकिन नीचे जो है ना, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एवरेज। कैसे चेंज होगा, देखो, इक्वल टू एवरेज ऑफ करंट सेल एंड प्रीवियस सेल, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो गया, इधर की जो है ना पीछे के 2 सेल का एवरेज हुआ, फिर एक मरतबा एवरेज करेंगे आप, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, लास्ट 3 का हो जाएगा एवरेज, समझ आ रहा है आपको। फिर एवरेज क्या हो जाएगा आपका, लास्ट 4 का हो जाएगा इंक्लूडिंग दिस, इस तरह से। ठीक है। ये एरर क्यों दिखा रहा है, असल में फॉर्मूला कंसिस्टेंट मांगता है ये टेबल में जब करते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप क्या करते जा रहे हैं, एवरेज करते जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक। अब देखो तो इसमें कुछ चेंज होने वाला है कि क्या हो सकता है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ, रेंज में फर्स्ट सेल फिक्स्ड है, बराबर है, आगे वाली रेंज चेंज होते जा रही, आप समझ रहे कि नहीं। स्टार्ट तो कहाँ से हो रहा है, B2 से हो रहा है ना, ये है कि नहीं, लेकिन आगे ये चेंज होते रह रहे हैं। तो मैं B2 को फिक्स करके अगर मैं ऑटो फिल कर दूँ तो हो जाएगा ये, आप समझेंगे नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो 70 आना चाहिए, आ रहा है, देखो B2 से B4 हो गया, ये क्या हो गया, B2 से B5 हो गया। अगर मैं इसको पूरा फिल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये रनिंग एवरेज आ गया, दिख रहा है आपको ये। अब हम इसको भी प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, किसके साथ प्लॉट करेंगे, सैंपल्स के साथ प्लॉट करेंगे। क्या मतलब,
देखो मैं सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, एक चार्ट बना लिया यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, मेरा एक्चुअल डेटा है, बराबर। ये क्या, स्टूडेंट की मार्क्स है। अब मैं इसके साथ क्या प्लॉट करना चाहता हूँ, रनिंग एवरेज। तो फिर यहाँ जाके आप डिज़ाइन में जाइए, सेलेक्ट डाटा करके आप ऐड करो और यहाँ लिखो आप रनिंग एवरेज। और रनिंग एवरेज में क्या करोगे आप, इसको सेलेक्ट करोगे, इस कॉलम को, ठीक हो गया। आप ओके करो और यहाँ जाके सेकंड वाले डेटा को क्या कर दीजिए, राइट क्लिक करके चेंज चार्ट सीरीज टाइप, और रनिंग एवरेज को आप लाइन में कन्वर्ट करो, ठीक हो गया। अब ये क्या दिखा रहा है आपको, मार्क्स में कंसिस्टेंसी दिखा रहा है आपका एवरेज। बहुत अगर फ्लक्चुएशन होता तो रनिंग एवरेज भी कम ज़्यादा होता, आपको समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट था, दो स्टूडेंट हुए तो एवरेज कम है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे स्टूडेंट का सैंपल, एवरेज स्टेबल होते चला गया। समझ रहे आपको ये, मतलब कभी कभी डेटा का नेचर आप इस तरह से भी देख सकते हो, दूसरे डेटा में ज़रूरी नहीं ऐसे ही नेचर आएगा। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये एक स्टूडेंट का डेटा देख के हम क्या बता सकते हैं आपको, ये जो पॉइंट्स है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये देख के हम कुछ आउटपुट्स दे सकते हैं इसके बारे में। अब हम अपने कमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ जाके क्या किया, इसको मर्ज कर लिया, और एक एनालिस्ट क्या करेगा, इस डेटा के बारे में कमेंट करेगा। तो मैंने लिखा यहाँ कमेंट्स, ठीक है। तो नंबर 1 पहला कमेंट क्या हो जाएगा यहाँ, इसमें लिखने के लिए आप शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो नीचे आ सकते हो, अल्ट एंटर सॉरी, ठीक है। मर्ज करके मल्टीपल। तो अब यहाँ इस डेटा सेट को देखने के बाद हमको क्या समझ आया कि इसका जो मीन है, एवरेज है 77.5। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1, द 77.4 mean indicates that the overall result of the class is, आप कह सकते हैं कि बेटर है, अच्छा है, गुड है, इज गुड, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे, नंबर 2 हम कहेंगे, नंबर 2 द वेरिएंस वैल्यू या द वेरिएंस ऑफ 37.24 is considered as quite low, means that this means that the uh, individual या बोलेंगे the result of students are uh, are not much dispersed, और डिस्पर्स के लिए और अच्छा वर्ड बोलेंगे हम, नॉट मच वेरिएबल, या ऐसा बोल सकते हैं द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट। स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, मतलब सभी स्टूडेंट को आसपास में ही मार्क्स मिली हुई, ठीक है। और एक चीज़ और क्या बोल सकते हैं हम लोग, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तीसरा वाला पॉइंट, वो जो हमने कहाँ से देखना है, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स दैट द मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम रेंज 65 to 90। तो द डिस्ट्रीब्यूशन shows that maximum students are in the maximum students have marks in the range, क्या रेंज दिया मैंने, 65 to 90। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रनिंग एवरेज एंड sample plot shows that there is no any outliers reported। आउटलायर्स मतलब क्या, कि डेटा कंसिस्टेंट है, कोई एक बहुत बड़ा स्पाइक नहीं है डेटा में, कि एक स्टूडेंट है सिर्फ 5 मार्क्स वाला है और दूसरा स्टूडेंट 100 मार्क्स वाला है, ऐसे कोई स्पाइक नहीं है, कंसिस्टेंट है ना सबके मार्क्स।
कोई एक आध स्टूडेंट आ जाता है, जैसे मिसाल तौर पे मैंने कर दिया यहाँ किसी की मार्क्स 5 मार्क्स, तो ये क्या हो गया, एक स्पाइक आया, आउटलायर हो गया एक स्टूडेंट। समझ आ रहा है कि मतलब ओवरऑल क्लास का रिजल्ट बेटर है। इस डेटा सेट को देखने के बाद हम ये समझ सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे अभी यहाँ सबकी आसपास में ही मार्क्स है, ठीक है ना, इन केस सपोज कोई स्टूडेंट है उसकी मार्क्स हो गई 100, तो इसको हम बोल सकते हैं हाँ ये आउटलायर है। हालांकि 100 और मीन आस पास ही है ना, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी डाल दी आपने, 10 डाल दी है, तो ये क्या हो गया, 10 एक आउटलायर कंसिडर होगा, क्योंकि ओवरऑल डेटा सेट में काफ़ी नीचे जा रहा है, मीन से काफ़ी नीचे जा रहा है। समझ आ रहा है आपको ये क्या बता रहा हूँ मैं? ये हमने क्या किया, इस डेटा सेट को एनालाइज करके ये अंदाज लगा लिया कि ठीक है, ये डेटा सेट हमको ये बता रहा है कि हमारे पास जो पहले स्टूडेंट्स या पहला रिजल्ट जो आया वो बता रहे कंसिस्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स का, क्लास बेहतर है ना। अब सेकंड डेटा सेट हम जब देखें, मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले सेव एज करता हूँ, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैंने क्या नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल क्लास 1 रिजल्ट। ठीक हो गया। अब मुझको क्लास 2 का रिजल्ट करना है। मैं अब यहाँ वापस से गया, हमारे पास यहाँ पावर क्यूरी एडिटर था ना डेटा टैब में, मैं क्या किया, क्यूरीज एंड कनेक्शन में गया, दिख रहा है आपको? तो क्यूरीज एंड कनेक्शंस में जाने के बाद मैंने फिर से क्या किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, तो फिर से आ गया क्या, पावर क्यूरी आ गया मेरे पास। आपको समझ रहे हैं ना? तो मैं ये सब चाहे तो रिमूव कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब सेकंड वाला डेटा सेट हमने लिया, सेकंड क्लास का डेटा, रिजल्ट 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड। समझ आ रहा? अब देखो सेकंड डेटा आ गया हमारे सामने, बराबर है ना। हमने रनिंग एवरेज नहीं किया हुआ यहाँ पे, इसको करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ रनिंग एवरेज मैं कर देता हूँ, एवरेज, यानी उधर से फॉर्मूले में थोड़ी गलती है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब यहाँ एक बार एवरेज करेंगे हम, एवरेज ऑफ दिस, ये तो फिक्स रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ये B3 हो गया ना, B:B3, और इसको मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, ऐसे ही है ना। ठीक है, ये सबका रनिंग एवरेज आ गया। यहाँ चेक करेंगे क्या बता रहे हैं, सेल का रेफरेंस चेंज है, तो मेरा क्या हो गया, ये सब जगह स्कोर आ जाएगा, यहाँ पर भी सब जगह क्या आएगा, आपकी ग्राफ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ये हो गया फिर से स्कोर, और एक मरतबा एवरेज है, टेबल का नाम याद नहीं तो वो सिर्फ नाम देख के भी काम हो जाता था उसका, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, देखते हैं यहाँ नाम आ जाएगा, नहीं ले रहे, टेबल का नाम है ना, एक मिनट, मोड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्या, मीडियन, और मीडियन आपने कैलकुलेट कर लिया, और लास्ट में हो जाएगा आपका क्या, वेरिएंस। तो ये आ गया आपका वेरिएंस। ठीक हो गया। देखो इसमें वेरिएंस बहुत ज़्यादा आ गया। अब यहाँ बिन्स ये नहीं रहेंगे जो पहले थे, बिन्स चेंज हो जाएंगे हमारे, क्योंकि मिनिमम कितनी होगी, 5 होगी ना। तो 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा ये बड़ी रेंज है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगी आपको, तो इधर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डेटा सेट, कॉमा क्या हो जाएगा आपका, कॉमा, सही कर रहा हूँ ना मैं, कुछ गलत तो नहीं है? अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंसेस निकालना है, तो ये आ जाएगा 4 - 0, ये किया हुआ उसने है ना, इसने कर लिया, इसको मैं इसको जस्ट ऑटो फिल कर लेता हूँ नीचे तक। ठीक हो गया। मीन आ गया 52, मैंने मीन को भी यहाँ ऑटो फिल कर लिया।
इधर देखिए आपका डेटा सेट इसने बनाया है यहाँ पे, बराबर है, ठीक हो गया। 50 स्टूडेंट आ रहे क्या यहाँ पे टोटल देखने से, 50 है, बराबर है, ठीक हो गया। अब देखो इस डेटा सेट को ऑब्जर्व करते हैं, इसको तो आपने बना दिया, इसने ये सही आ गया, लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब है डेटा, बराबर है ना। इसको चेक करते हैं हम लोग क्या प्रॉब्लम होगा। डिज़ाइन में गया मैं, सेलेक्ट डाटा किया, देखो ये वाली ग्राफ सही नहीं आ रही, तो एडिट करेंगे हम। तो इसमें क्या प्लॉट किया हमने, सीरीज का नाम आ गया स्कोर, राइट हो गया, और वैल्यूज़ क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी, स्कोर की मार्क्स हो जाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ इस डेटा को देखिए और उसको देखिए, इस डेटा में क्या है, ऐसे लेके मार्क्स दिया है शुरू से, वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आइडियली ऐसा होता नहीं है ना, ये पूरा एक डेटा उसी को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया, आइडियली ऐसा होता नहीं डेटा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे इसके बेस पे अगर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ये क्लास कैसी है, तो हम एक एनालिस्ट क्या रिपोर्ट करेगा इसके बारे में। तो पहली चीज़ दिया मीन, तो मीन इसका कितना आ रहा है 52, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, द 52 मीन क्या सजेस्ट करता है, इंडिकेट्स दैट द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द क्लास इज पुअर, सही है ना, उसके कंपैरिजन में तो खराब रिजल्ट है, उसका रिजल्ट क्या था 77 पॉइंट। फिर सेकंड क्या बोलेंगे, वेरिएंस, इसमें वेरिएंस 37.24 था, इधर वेरिएंस कितना है 666 है, इज वेरी हाई, वेरी हाई है ना। और वेरिएंस हाई है मतलब क्या है, मीन्स दैट द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज इनकंसिस्टेंट, सही है, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव मार्क्स इन द रेंज, किस में है, सिक्स, देखो तो 61 से लेकर यहाँ चेंज करना पड़ेगा, है ना, एक मिनट, ये वाला चेंज करना पड़ेगा बिन, डिज़ाइन में गए, सेलेक्ट डाटा में जाके एडिट में यहाँ पर बिन्स हमारी चेंज। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये जो ग्राफ है ना उसकी रेंज चेंज करना पड़ेगा, एक्सेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट एक्सेस में गया मैं, ठीक है, और फॉर्मेट एक्सेस में एक्सेस का टिक मार्क नहीं, यहाँ से नहीं आएगा, एक मिनट, ऑटोमेटिकली दिया हुआ है यहाँ पे ना, ऐड कैटेगरी मैक्सिमम कैटेगरी नहीं, ये 0 से शुरू होना था एक्चुअल में। एक मिनट, मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट डाटा एडिट करके क्या करता हूँ मैं, ये लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट डाटा सीरीज करता हूँ, और गैप फिट तो हो जाना चाहिए थी कम, एक मिनट, फॉर्मेट डाटा सीरीज, क्यों नहीं ले रहा ये, एक्चुअल में ये बिन जो है ना हमारा बहुत छोटा चला गया ना इधर। खैर इसको भी देख के हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर इन द रेंज, कौन सी रेंज में आएंगे, कौन सी रेंज में आएंगे, 0 से 60 की बजाय क्या होना चाहिए था, 0 से 10 होना चाहिए था, थोड़ा गड़बड़ किया मैंने। यहाँ क्या हो जाएगा 11 to 15 होगा। अच्छा ये ऐसा बताया तो क्या करो, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लो आप, 11 to 15 इसको ना टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लो, 16 to 20 हो गया, 21 to 25 हो गया, 26 to, अरे सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, आप लोग मेरा बट बोल दिया करो 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ देख के क्या समझ आ रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव मार्क्स बिटवीन, क्या बता रहा है 11 से 50, और कुछ स्टूडेंट्स की मार्क्स किधर है 11 से 50 भी नहीं, ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 14 है ना, ये भी आ जाएगा ना इसमें 51 to 60, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस रेंज में आ रहे हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन शोड दैट मैक्सिमम स्टूडेंट हैव मार्क्स इन द रेंज, क्या रेंज दे सकते हैं हम लोग 11 to 60,
ये बता सकते हैं हम लोग। और क्या पाएगा, द रनिंग एवरेज एंड सैंपल प्लॉट शोज दैट देयर इज नो एनी आउटलायर्स रिपोर्ट। आउटलायर्स तो नहीं है इसके अंदर, एक दो है आउटलायर जो 0 5 वाला है ना, सही है ना, दो आउटलायर बोल सकते हैं हम लोग 5 10 मार्क्स वाले, लेकिन इसको स्पेसिफिक आउटलायर एक दो रहते ना तो बोला जाता है। मेरी बात समझ मैं क्या बोलना चाह रहा आपको, यानी ये फिर भी ना डेटा एक तरीके से कंसिस्टेंट ही है, उसी को तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अगर ऐसा डेटा होता, देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ 25 30 50 ऐसा हमने लिखा है यहाँ, मैं कुछ डेटा को ऐसा प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हम ऐसा करने की कोशिश करें कि देखो अब यहाँ पे कोई को आउटलायर बोल सकते हैं हम लोग, तो क्या हो सकता है, ये दो हो सकता है, ये दो काफ़ी कम आ रहे हैं, ये भी कम हो सकता है, इसको भी आउटलायर बोल सकते हैं। और ये जो बहुत हाई चला गया एक दो, इन सबको आउटलायर्स बोल सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये बता सकते हैं हम लोग के कुछ आउटलायर्स है इस डेटा में, लेकिन वो जो पहले वाला डेटा था उसमें कोई आउटलायर नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रनिंग एवरेज एंड सैंपल प्लॉट शोज दैट देयर आर a few outliers with very low and high values या high marks। अब ये दोनों डेटा सेट देखने के बाद, देखो पहला था ये, अब ये दूसरा वाला हमने लिया सेव एज, और इसको मैंने वापस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या कर दिया, मैंने क्लास 2 रिजल्ट कर दी। ठीक है, अब किसी को भी एक एनालिस्ट क्या रिकमेंड करेगा, ये पॉइंट्स दे देगा। ठीक है, अब कोई भी शख्स चूज करेगा तो किसको चूज करेगा, जिसका स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट अच्छी आए, तो वो पहली वाली क्लास को चूज करेगा। क्यों पहली वाली क्लास को चूज करेगा, क्योंकि उसका मीन ज़्यादा था, सही है ना, उसका मीन ज़्यादा था, उसका वेरिएंस कम था, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बहुत ज़्यादा 60 से 90 के बीच में था। समझ आ रहा ना, और उसमें आउटलायर्स नहीं थे, मतलब वो क्लास अच्छी थी। अब ये क्लास के अंदर क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है, एवरेज मार्क्स कम है, बराबर है ना, वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी कहेगा कि यार ठीक है इस क्लास में एडमिशन लेना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक ये रियल लाइफ एग्जांपल हमने लेके देखा कि हम किस तरह से एनालिसिस करके, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करके हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आपको समझा क्या क्या किया हमने, ये जो किया हमने आपको समझा है क्या, समझा है ना आपको। सेम काम हम रिजल्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। अब आपको अगर एक एक करके इंपोर्ट करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पूरा इंपोर्ट किया था। अगर आप सिंगल फाइल को अपलोड इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखो एक एक कैसे इंपोर्ट हो जाएगा इसमें से। आप एक्सेल स्टार्ट किए ना, तो डाटा में जाके आप जब इंपोर्ट करते हैं तो एक टेक्स्ट फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों को आप एक ही डेटा सेट में रख सकते हो, मतलब कैसा बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, आप सेल्स 1 ले लिए यहाँ पे, ठीक हो गया, और सीधा लोड कर देना यहाँ पे, ये एक हो गया इस शीट के ऊपर, राइट हो गया। सेकंड में चले जाओ आप, डेटा में जाओ आप, और यहाँ जाके क्या करो, टेक्स्ट एंड CSV सेकंड वाला ले लो। मतलब मेरा बोलने का ये कि एक ही फाइल में आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग फाइल में इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझे कि नहीं आप, लेकिन इसके लिए आपको एक एक इंपोर्ट करना है, ठीक है, और फिर उनका चाहे समरी इधर दिखा सकते हैं आप शीट 3 में। शीट 1 में आप बता दो कि इसका परफॉर्मेंस ऐसा है शीट 3 में, और शीट 1 में आप समरी दे दो, द फर्स्ट रिजल्ट इज बेटर या फर्स्ट सेल्स इज बेटर। समझे कि नहीं, आप इसका भी ट्राई करना, देखो क्या आपके पास आउटपुट आता है। सेल्स वाला जो डेटा है ना, इसमें मैं सिर्फ एक आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक काम और करना इसमें, क्या करेंगे, एवरेज के साथ आप सम भी करेंगे। आप क्यों सम करेंगे, क्योंकि ये सेल्स है, टोटल रेवेन्यू बताएगा आपको किस सेल्स का। आप बात समझो ज़रा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है दोनों का एवरेज एक जैसा है, लेकिन रेवेन्यू अलग अलग हो सकता है। समझे कि नहीं, अभी 50-50 का सैंपल साइज है, लेकिन कहीं सैंपल साइज 200 का होता
और कहीं सैंपल साइज 100 का रहता तो दोनों का रेवेन्यू अलग अलग आ सकता। हो सकता है एवरेज एक ही है, मीन एक ही है, लेकिन रेवेन्यू किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो आप वो उस तरह से देखिए उसको। तो दोनों ट्राई करके देख लीजिए आप, रिजल्ट वाला भी देखिए या डायरेक्ट रिजल्ट वाला छोड़ के आप सेल्स वाला भी कर सकते हैं। मैंने ये फाइल आपके डेस्कटॉप पे कॉपी की है, फोल्डर का नाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।